हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिन बाद स्मार्ट अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ मिलने का, इंटरेक्ट करने का एक अच्छा मौका मिला। बहुत प्रयास किया आपसे मुलाकात करने का, बहुत टाइम निकालने की कोशिश करी, बट क्लासेस की वजह से हम आपसे इस ऑनलाइन चैनल पे नहीं मिल पा रहे थे। तो आज थोड़ा समय मिला तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों से भी मिला जाए। और आज की इस वीडियो और इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ, ये टॉपिक हमारे क्लास 11th, क्लास 12th के वो बच्चे जो जेई, नीट, CUETs या अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक यूँ तो क्लास 11th का है, बट इसका इम्पोर्टेंस 12th में भी है। इसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि 12th के चैप्टर को कनेक्ट करते हैं। इवन फिजिकल ही नहीं, ये ऑर्गेनिक को भी कनेक्ट करते हैं, ये इनऑर्गेनिक को भी कनेक्ट करते हैं। तो ये फिजिकल का चैप्टर, बट कनेक्शन इसका ऑर्गेनिक से भी है और इनऑर्गेनिक से भी है। तो डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन होने की वजह से इस चैप्टर के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। और रिसेंटली अभी हमारे जो 11th के बच्चे हैं, हो सकता है उनके यूटी में चैप्टर आने वाला हो या आ रहा हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस चैनल पर और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की, उस पर क्यों ना बात की जाए और क्यों ना उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को बेटा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये टॉपिक कोई और नहीं, इस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा नाउ केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि हमने 9th में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है और 10th में भी हमने इसको अच्छे से पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कोई भी रिएक्शन जिसमें समथिंग न्यू इज हैपेंड एंड डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल वन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन या चेंज जिसमें कुछ ऐसा बनता है जो ओरिजिनल से बिल्कुल अलग हो, ऐसी रिएक्शन को हम बेटा कहते हैं क्या है, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। मतलब न्यू वन इज फॉर्म्ड, न्यू वन इज फॉर्म्ड a new product is formed with new identity, new identity। तो होता क्या कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले चीज हमको जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हर उस रिएक्शन या चेंज को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसा बेटा बनता है जो ओरिजिनल से बिल्कुल डिफरेंट हो। ऐसी सभी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। तो होता बेटा क्या कि केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन and second one is reversible। जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल एंड सेकेंड वन इज रिवर्सिबल। जब हम कहते हैं कि इक्वेशन या फिर रिएक्शन रिवर्सिबल है, आई मीन इरिवर्सिबल है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ऑनवर्ड्स, ऑलवेज ऑनवर्ड्स या फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऐसी रिएक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हैं,
100% तो बेटा कोई भी रिएक्शन या चेंज कंप्लीट नहीं होते हैं। नो वन कैन से द प्रोसेस विल बी डन बाय 100% सक्सेसफुल। तो जब हम कहते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शंस इरिवर्सिबल है, इट मीन इट इज कंप्लीटेड बाय 100% और नियरली 100%, नॉट श्योर अबाउट 100%, बट हाँ नियरली कंप्लीशन होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, आउटपुट्स आर मैक्सिमम। एंड चौथा पॉइंट, इस तरह की रिएक्शंस ओपन कंटेनर में होती है या एक्सपोज इन एयर होती है। अगर कोई भी रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो आई मीन वो ओपन कंटेनर और एक्सपोज इन एयर होगी। ठीक है, बात करते हैं रिवर्सिबल की। जब हम कहते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, इट मीन ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साइमल्टेनियसली मूव करेगी, साइमल्टेनियसली मूव करती है। अगर कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसमें फॉरवर्ड चेंज और बैकवर्ड चेंज दोनों साइमल्टेनियस या यूं बोलिए साथ साथ होते हैं। दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है, नेवर गो ऑन कंप्लीशन। इस तरह की रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं, कभी भी नहीं। इसमें आउटपुट हमेशा बेटा याद रखना एक्सपेक्टेशन से काफी कम होता है, यील्ड इज वेरी लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट ऑलवेज कंप्लीट इन क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर। जब हम कहते हैं कि ये कैसे बनती है, कहां बनती है, तो इट ऑलवेज अकर इन क्लोज कंटेनर। किसी बंद कंटेनर में ही चीज हो सकती है, ओपन कंटेनर में नहीं हो सकती है। इरिवर्सिबिलिटी का साइन क्या होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी एंड दिस इज द सिंबल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये रिवर्सिबिलिटी का सिंबल है बेटा, क्लियर। दिस चेंज बिलोंग टू फॉरवर्ड चेंज, रेट ऑफ फॉरवर्ड। RF की मीनिंग होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंज, बट इसको हम कहते हैं ये रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंज है, और इसको बेटा हम कहते हैं यहां पर बैकवर्ड चेंज या रिवर्स चेंज। तो जब हम कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह के चेंज साइमल्टेनियस होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल में होने वाला चेंज जो होता है वो वन डायरेक्शनल होता है या यूनि डायरेक्शनल होता है, एंड इट हैज ओनली फॉरवर्ड चेंज नॉट बैकवर्ड चेंज। This is the way how you will explain irreversible and reversible reactions. Now we move further. हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं यहां पर इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, बट उससे पहले हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में एक बात और ही पता होनी चाहिए। मैंने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेंज दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, बट इट हैज 3 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज दिस, here is forward change is more than backward change, even the reaction is reversible. Second one is forward change are equal to backward change, and the last one is backward change is more than forward change. ये 3 अलग अलग सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होते हैं रिवर्सिबिलिटी को डिफाइन करने के। जब हम इस एरो को देखते हैं, इस एरो की मीनिंग है कि जो फॉरवर्ड चेंज है वो बैकवर्ड चेंज से ज्यादा है। मतलब यह हुआ
overall yield of product is more than reactant। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा यहां पर, सो ओवरऑल yields of reactant is more than product। एंड दिस कंडीशन में क्या होता है, yields of product is equal to reactant, दोनों बराबर हो जाते हैं। जिस कंडीशन पर फॉरवर्ड चेंज एंड बैकवर्ड चेंज दोनों सेम होते हैं एंड रिएक्टेंट की यील्ड प्रोडक्ट की यील्ड के इक्वल होती है, इस कंडीशन को बेटा हम कहते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम कहते हैं। व्हाट वी से, इक्विलिब्रियम। अंडर दैट कंडीशन द फॉरवर्ड चेंज is equal to backward change and the yield of reactant is equal to yield of product is called equilibrium। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी क्लोज कंटेनर में बन रही है तो इक्विलिब्रियम भी क्लोज कंटेनर में ही बनेगी। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम इज a unique conditions in a reversible reaction। if a reaction attained equilibrium so it must have reversibility, but all reversible reaction cannot be said always in equilibrium। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है इसका मतलब उसमें इक्विलिब्रियम भी हो, ये जरूरी नहीं है बेटा। बट अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की फेस में है तो वो रिवर्सिबल जरूर होगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम, सेकेंड केमिकल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंड लास्ट वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम 4 अलग अलग प्रोसेस में स्टैब्लिश्ड होती हैं और ये प्रोसेस क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम एंड लास्ट वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हमें फिलहाल जो सबसे पहले बेटा रीड करना है वो क्या है हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की आगे बात करते हैं हम इसमें यहां पर। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती, कहां पर बनती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा कहां फॉर्म होती है, इट ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द अनयूज्ड रिएक्टेंट एंड न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स, न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट्स। जब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम उन रिवर्सिबल हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन से बनेगी और कहां बनेगी, अनयूज्ड रिएक्टेंट्स एंड न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स। क्योंकि मैंने क्वेश्चन ये कि अनयूज्ड रिएक्टेंट क्यों बोला, क्योंकि बेटा मैंने आपसे पहले ही कहा कि इक्विलिब्रियम इज ए यूनिक कंडीशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। ये कभी कंप्लीट होती नहीं, तो अगर ये कभी कंप्लीट नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऑलवेज रिमेनिंग होगा और जो इक्विलिब्रियम अटेंड होगी वो इस रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट के बीच में ही बनती है। और इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिएक्टेंट R हो गया
और ये प्रोडक्ट पी है। ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। दिस एट दिस कंडीशन फॉरवर्ड चेंज इज इक्वल टू बैकवर्ड चेंज या रिवर्स चेंज। ये चीज है क्लियर। केमिकल इक्विलिब्रियम टू टाइप्स की होती है, ये भी ध्यान रखना आपको। एक होती है मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, दूसरी बेटा होती है आयोनिक इक्विलिब्रियम। मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम कहां बनती है। तो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम बेटा हमेशा कहां बनती है, ये बनती है मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टू द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से ये बन गई। यहां पे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया क्या है, भी गैस है। ठीक है। PCl3 सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होती है एंड PCl5 ये होता है बेटा से। तो जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम की, किसकी, तो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम हमेशा बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे सामने है। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, बात करिए बेटा गौर समझना। अगर मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट सेम है, तो हम बेटा इन्हें कहते हैं क्या है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट है, तो हम इन्हें बेटा कहते हैं क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये इसके बारे में, कहां फिजिकल होगा, कहां होमो होगा, कहां हेट्रो होगा। दिस इज द वे हाउ विल यू डिफाइन दिस। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, कहां बनती है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा बनती है ऑलवेज डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में बनती है। Ionic equilibrium always established between undissociated molecule and dissociated ions। जैसे कि अगर हम किसी वीक एसिड को, मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड है, हमने इसको वाटर में ऐड किया, ये आयोनाइज होकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन एंड एसिटेट आयन। एसिटेट आयन, क्योंकि एसिडिक एसिड वीक एसिड है, तो आप भी जानते हैं वाटर से कंप्लीटली इंटरैक्ट या कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इट पार्शियली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड डिसोसिएट टू फॉर्म फ्री आयंस। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड आयनिक रिएक्शंस। और यहां जो इक्विलिब्रियम बनती है वो उसको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। मतलब जैसी रिएक्शन, ये आयनिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम की फेज में पहुंचेगी, कंसेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड फ्री आयंस। इसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हमारा ये जो चैप्टर बेटा इक्विलिब्रियम है, इसमें टू पोर्शंस हैं। फर्स्ट पोर्शन इज मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम एंड द सेकेंड वन इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये तरीका है यहां तक डिफाइन करने का। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इक्विलिब्रियम की।
इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में बनती है, ऑलवेज। दूसरा पॉइंट, ऑलवेज इन क्लोज कंटेनर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरवर्ड चेंज इज इक्वल टू रिवर्स चेंज या बैकवर्ड चेंज। नेक्स्ट पॉइंट, concentration of reactant is equal to concentration of product, दोनों बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, तो 4 पॉइंट हो गए हमारे। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, क्या है इसका यहां पर आगे देखो, यहां पर इट इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कोई भी कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। बट हां, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द टाइम स्पैन फॉर एस्टेब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम विल बी चेंज। मतलब अगर कोई रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट 10 मिनट में इक्विलिब्रियम अटेंड कर रही है, तो विद कैटलिस्ट या तो वो 10 से कम मिनट में करेगी या 10 से ज्यादा मिनट में करेगी। इसकी मीनिंग सिर्फ इतनी ही बेटा। नेक्स्ट, it is altered by change in concentration, temperature, pressure। इनमें से किसी को भी अगर आप चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी वैल्यू चेंज होगी। And last point, it always dynamic in nature। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होती है। What is mean by dynamic? कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा जब इक्विलिब्रियम में पहुंचती है या रीच होती है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेंज सेम हो जाते हैं। अगर दोनों चेंज सेम होंगे तो नेट चेंज अपीयर्स टू बी 0। इट मींस रिएक्शन इज स्टॉप्ड। बट ऐसा होता नहीं है। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम में है तो ये हमेशा बेटा ध्यान रखना, इट्स गोइंग ऑन, इट्स मूविंग ऑन, बट द नेट चेंज ऑलवेज बी 0। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चेंज होना बंद हो गया है या रिएक्शन का होना बंद हो गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट चेंज इन फॉरवर्ड इज इक्वल टू नेट चेंज इन रिवर्स, ओनली दैट्स हैपेंड। बट इसका मतलब ये नहीं कि चेंज होना ही बंद हो जाएगा या रिएक्शन होनी बंद है। इसीलिए हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक बट रिएक्शन इज अपीयर टू बी स्टैटिक। रिएक्शन रुकी हुई दिखेगी बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस रुक गई है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी रुक सकती ही नहीं बेटा इसमें यहाँ पर। बट हाँ, उसमें अगर वो इक्विलिब्रियम पे हैं इसका मतलब कि उसमें नेट चेंज क्या है, 0 है। उसमें होने वाला नेट चेंज बेटा 0 है। ये है इक्विलिब्रियम का मतलब। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कैसे करेंगे। आइए बढ़ते हैं इस पे भी हम लोग। इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए, समझना होगा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा होती क्या है। रेट को हम लोग फिजिक्स में स्पीड कहते हैं। किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, तो किसी भी रिएक्शन की बेटा स्पीड होती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन डेफिनेट टाइम इंटरवल। इन डेफिनेट टाइम इंटरवल, क्लियर।
मान लीजिए कि जब आपने टाइम स्टार्ट किया था, जब आपने चेंज प्रोसेस स्टार्ट करी थी, उसमें टाइम इंटरवल क्या था? 0 था। तो रिएक्टेंट आर की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन थी वो क्या थी हमारी? AI। और अगर हमारी रिएक्शन 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाती है या कोई चेंज कंसीडर करती है, तो उस समय फाइनल कंसेंट्रेशन अगर हम लेट कर लें AF, सो रेट क्या हो जाएगी? यहां पर रेट हो जाएगा बेटा फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास AF माइनस AI AF माइनस AI अपॉन 10 माइनस 0, और इसकी यूनिट होती है बेटा मोल अपॉन लीटर सेकेंड। ये रेट की यूनिट है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये टाइम इंटरवल क्या है? नेग्लिजिबल। अगर हम इस टाइम इंटरवल को क्या लेट कर लें? नेग्लिजिबल, तो जो भी चेंज होगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइट। और इस चेंज को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं D से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से। बट अगर यही टाइम इंटरवल क्या है? यहां पर काफी बड़ा है या कंसिडरेबल है, तो उस केस में बेटा हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? जो चेंज होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, और ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसिडरेबल चेंज या बिग चेंज। ये चीज समझना बहुत जरूरी। अगर ऐसा है तो यहां से रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा हमारा? तो इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं कि अगर टाइम इंटरवल हमारा क्या हो जाता है यहां पर? 0। देखो यहां पर अगर डेल्टा T बिलोंग्स टू 0, सो रेट क्या हो जाएगा? यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं किससे? ये हो जाएगा dR अपॉन dt। बट अगर यही टाइम इंटरवल क्या है हमारा? 0 से काफी ज्यादा है, तो उस केस में रेट क्या हो जाएगी बेटा हमारी? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये हो जाती है। क्लियर? दूसरी बात, अगर हम यही रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आपने लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट R है। किसके है? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ये भी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है। अगर हम यही रेट ऑफ रिएक्शन इसी कंडीशन पे किसके लिए लिखें? प्रोडक्ट के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा यहां पर? dP अपॉन dt हो जाएगा। और अगर मैं इस कंडीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा यहां पर? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये हो जाता है यहां पर। यूनिट दोनों केस में बेटा सेम होगी, ध्यान रखना सभी लोग, यूनिट चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंसेंट्रेशन तो मोल अपॉन लीटर में होगी, टाइम हमारा मोस्टली सेकंड में, SI यूनिट तो सेकंड में ही लेंगे इसको यहाँ पर। अब अगर हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे ये भी देखते हैं यहाँ पर।
ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम इंटरवल है, इसकी यूनिट बेटा है सेकेंड और इसकी यूनिट है मोल अपॉन लीटर। ठीक है, ये ओरिजिन हमारा है। क्लियर। मान लीजिए यहां पर हम किसी रिएक्टेंट R को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो होता बेटा क्या कि जब टाइम जीरो होता है, जब टाइम जीरो होगा तो उस समय रिएक्टेंट R की ओरिजिनल कंसेंट्रेशन A0 होगी और प्रोडक्ट की क्या होगी, जीरो होगी। यहां पर सभी लोग समझिएगा। यहां पर जिस समय टाइम जीरो होगा, रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी हमारी, उस समय रिएक्टेंट ए की जो कंसेंट्रेशन होगी इनिशियल वो A0 होगी और प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, जीरो। अब बात करते हैं टाइम एट इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है, तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ हद तक रिड्यूस होगा। मान लीजिए रिड्यूस होकर कितना रह गया, 80। कितना रह गया, 80। और अगर रिएक्टेंट रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। यहां पर मान लीजिए फॉर्म होकर कितना हो गया, BT। कितना फॉर्म हो गया, BT। तो यहां से क्या हो जाएगा, ग्राफ कैसे बनेगा यहां पर, तो आप देखोगे यहां पर जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट X इज इक्वल टू R की जो कंसेंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। ऐसे ऐसे बेटा ये डिक्रीज होगी कंसेंट्रेशन, ये होगी यहां पर जीरो नहीं होगी। एक जगह पर अगर कंसिस्टेंट हो जाती है फिर उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। कुछ समय के बाद जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होगा तो आप देखोगे इन बिगनिंग फॉरवर्ड चेंज इज मोर देन बैकवर्ड चेंज, क्योंकि इन बिगनिंग ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का अमाउंट जीरो होता है। इवन रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद कुछ समय, सेकंड तक भी या कुछ मिनट तक भी या कुछ घंटे तक भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट में फॉर्म नहीं होगा, इसीलिए बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी या बहुत कम होगी। इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन के इनिशियल फेज में होता बेटा क्या है, जो फॉरवर्ड चेंज होता है वो बैकवर्ड चेंज से ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे प्रोडक्ट रिमार्केबल अमाउंट में फॉर्म होता जाएगा ये बैकवर्ड चेंज को पुश अप करेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें आप देखोगे यहां पर कि बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होती है और स्टार्ट होते होते ये ऐसे आ जाती है, इस तरीके से। क्लियर? समझ में आता है कि नहीं? आप इस केस में क्या होता है, यहां पर बैकवर्ड चेंज इज मोर देन क्या होगा, फॉरवर्ड चेंज। यहां पर फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल है, पर यहां पर बेटा क्या होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ आर इक्वल। यहां पे दोनों आके बेटा सेम हो जाते हैं। इस पॉइंट पर आकर दोनों चेंजेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है आपको यहां पर कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, बट ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन यहां पर इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो इन बिगनिंग फॉरवर्ड चेंज बैकवर्ड से ज्यादा होगा, आफ्टर सम टाइम बैकवर्ड चेंज फॉरवर्ड से ज्यादा होगा, बट दोनों के बीच में एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें चेंज इक्वल हो जाएंगे, और जिस मोमेंट पर ये चेंज बेटा इक्वल हो गए उसके बाद इसमें फर्दर कोई भी अल्टरेशन नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन एक बार इक्विलिब्रियम की फेस में आ गई तो उसके बाद ये फॉरवर्ड चेंज और बैकवर्ड चेंज हमेशा के लिए इक्वल या सेम हो जाएंगे। कब तक? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल पुश या पुल अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, बात मेरी दोबारा सुनिएगा। अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन एक बार इक्विलिब्रियम की फेस अटेंड कर लेती है, देन forever forward change is equal to backward change until or unless we apply any external effort or stress like change in concentration, change in temperature, change in pressure, change in volume, etc. Numerous factors that will affect the equilibrium and equilibrium constant. ठीक है, बट अगर आपने कोई भी
एक्सटर्नल पुश या पुल अप्लाई नहीं किया बच्चों, तो ये ध्यान रखना, एक बार इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद रिएक्शन फिर कह सकते हैं यहां पर चेंज होने वाली नहीं है, बशर्ते आप कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई मत करिए। आई होप इसी को सबको समझ में आई होगी सारी चीजें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो आई थिंक इतनी बात बेटा सभी को समझ में आई होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा यहां पर नेक्स्ट, अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, इफ a reversible reaction is at equilibrium, अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है। किस पर है बेटा, अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो जी हमेशा रखना कि उसके लिए डेल्टा जी इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा सभी ने। व्हाट इज डेल्टा जी, तो डेल्टा जी को बेटा हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं हम, गिब्स फ्री एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, इसका मतलब होता है कि इसमें फॉरवर्ड चेंज एंड बैकवर्ड चेंज दोनों सेम है। बट क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द फॉरवर्ड चेंज एंड बैकवर्ड चेंज, and how will you make a relation between the forward change and backward change and the concentration between the reactant and product। तो इसके लिए हमें इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना बहुत जरूरी है। सो नाउ कम एट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। देखो यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए के ए मोल रिएक्टेंट बी के बी मोल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट पी के पी मोल बनाते हैं एंड प्रोडक्ट क्यू के क्यू मोल फॉर्म करते हैं। ठीक है, एट टाइम जीरो आप भी जानते हो दिस विल बी जीरो, प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। अगर रिएक्शन में टाइम इंटरवल जीरो है इसका मतलब प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई है, इसका मतलब प्रोडक्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, जीरो है। उस समय जो भी कंसेंट्रेशन इसकी होगी, मान लो ये एक्स है ये वाई है, जब ये रिएक्शन किस पर पहुंचती है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पर, तो ये अमाउंट रिड्यूस होकर कुछ कम हो जाएगा। मान लो ये रिड्यूस होकर x माइनस x1 हो गया और ये y माइनस क्या हो गया, y1 हो गया। ठीक है, तो यहां भी कुछ अमाउंट बनेगा। मान लो यहां भी जो अमाउंट बनना वो क्या बनना है, m बन रहा है, n बन रहा है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, केस वन लेते हैं। केस वन, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, ए एंड बी। क्या होंगे बेटा, ए एंड बी। तो ऐसी केस में फॉरवर्ड रेट क्या होगा, फॉरवर्ड रेट कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रेट है या बैकवर्ड रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास ऑफ ईच रिएक्टेंट। किसके होता है, एक्टिव मास ऑफ ईच रिएक्टेंट whose power is raised by its stoichiometric coefficient। तो A की स्टोइचोमेट्री A है एंड B की स्टोइचोमेट्री
स्मॉल बी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन वी हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा ये कहता है या स्टेट करता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट या स्पीड उस रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आप सुबह से उठकर रात में सोने तक आपने नोटिस किया होगा बहुत कुछ खाते पीते हैं, बट आपकी सेहत को वही लगता है जो हेल्दी होता है। आप दिन भर खाते पीते रहिए तो उससे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं हो जाएंगे। डिपेंड इस पे करता है कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कितनी है। अगर आपकी डाइट में हेल्दी फूड या हेल्दी डाइट ज़्यादा है तो याद करिए आप कम भी खाएंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। बट अगर आपकी डाइट में हेल्दी आइटम्स कम हैं तो आप दिन भर खाते रहेंगे तो भी सेहत आपकी वीक ही रहेगी। यही चीज लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट करता है कि किसी भी रिएक्शन की जो भी रेट या स्पीड है वो रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एक्टिव मास। एक्टिव मास वो अमाउंट होता है जो रिएक्शन में टेक्स पार्ट करता है। जैसे कि ए का एक्टिव मास क्या हो गया, यहाँ पर x1 हो गया और b का एक्टिव मास क्या है, y1 है, क्योंकि ये x1 और y1 वो अमाउंट है जो रिएक्शन में टेक्स पार्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब जैसे ही आप यहां से प्रोपोर्शनैलिटी को बेटा रिमूव करेंगे तो आप देखोगे यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम kf कहते हैं। ये एक्सप्रेशन बनता है बेटा। इस kf को हम कहते क्या है? इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं क्या बेटा? वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, बैकवर्ड में मूव कर रही है। बैकवर्ड में क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहां पर जब ये रिएक्शन हम बैकवर्ड की बात करेंगे तो बैकवर्ड में क्या होगा? ये जो P और Q हैं जो फॉरवर्ड के लिए प्रोडक्ट थे ये बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। और अगर ये रिएक्टेंट हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहां पर RB रेट ऑफ बैकवर्ड चेंज क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ P इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Q। ये हो जाएगा। यहां पर आप प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे ही रिमूव करेंगे बेटा यहां पर एक कांस्टेंट होगा KB P की पावर P इंटू Q की पावर Q। ये जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में दिस बिलोंग टू रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन और ये जो बेटा आप देख रहे थे रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पर। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर बेटा क्या होता है? फॉरवर्ड चेंज इज इक्वल टू बैकवर्ड चेंज, दोनों सेम होते हैं। वैल्यूज पुट करिए इसमें। यहां पर फॉरवर्ड चेंज की वैल्यू क्या थी? kf a टू द पावर ऑफ a इंटू b टू द पावर ऑफ b इज इक्वल टू kb p टू द पावर ऑफ p Q टू द पावर ऑफ Q। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर इस पूरे को इधर ले जाओ, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। kf अपॉन kb इस नाउ क्या होगा? यहां पर p टू द पावर ऑफ p इंटू Q टू द पावर ऑफ Q अपॉन a टू द पावर ऑफ a इंटू b टू द पावर ऑफ b। And the ratio of kf to kb is denoted with another constant. The ratio of kf to kb is denoted with another constant. और इस कांस्टेंट को हम कहते क्या हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं बेटा।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो रेशियो ऑफ KF टू KB है वो किसके रेस्पेक्ट में है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के रेफरेंस में है। इसीलिए हम यहां पर एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं C, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। क्या पढ़ते हैं हम? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। ये बेटा इसका सिग्निफिकेंस है यहां पर। इट इज कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ KC और ये हो गया रिलेशन नंबर 3। ठीक है, यहां से आप अगर गौर से देखिए तो हमें KC की 3 वैल्यू मिलती है। KC का फॉर्मूला क्या बन गया यहां से? KF अपॉन KB, ये फॉर्मूला बन गया बेटा। अब यहां से KC की 3 वैल्यूज मिलती है आपकी। पहली क्या होती है? KC मोर देन 1, सेकेंड KC लेस देन 1 एंड लास्ट KC इक्वल टू 1। अगर KC मोर देन 1 है इसका मतलब बेटा ये हो गया फॉरवर्ड चेंज इज मोर देन बैकवर्ड चेंज, बिकॉज KF इज मोर देन KB। KC की वैल्यू 1 से ग्रेटर तभी हो सकती है इफ KF इज ग्रेटर देन KB। अगर KF KB से ज्यादा है तो RF RB से ज्यादा होगा, और अगर ऐसा हुआ इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन बोथ आर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोथ आर फॉरवर्डेड, मतलब इक्विलिब्रियम भी ओवरऑल फॉरवर्ड शिफ्ट होगी और रिएक्शन भी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। इसी तरह अगर KC की वैल्यू लेस देन 1 है बेटा तो क्या हो जाएगा? देन KF इज लेस देन KB, सो RF इज लेस देन RB, और यहां से क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन, किधर होगा यहां पर? बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होगी तो रिएक्शन भी बेटा बैकवर्ड ही शिफ्ट होगी। इसी तरह अगर KC की वैल्यू 1 हो जाती है इसका मतलब बेटा ये कि KF इज इक्वल टू KB, और अगर ऐसा हुआ तो फॉरवर्ड चेंज होगा वो बैकवर्ड चेंज के बेटा इक्वल हो जाएगा। बात गौर करने की समझ जरूरत है आप लोग को। इन सब रिलेशन पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान रखना, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर KC की वैल्यू क्या है यहां पर? 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो क्या होता है यहां पर? KF KB के इक्वल होगा और RF RB के इक्वल होगा। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना यहां पर क्या लिखोगे आप? इक्विलिब्रियम इज equally arranged between reactant and product. Equilibrium is equally arranged between reactant and product. तो ये तरीका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके एक्सप्रेशन को डिफाइन करने का। पर ये जो तुमने इक्विलिब्रियम लेटर लिखा है यहां पर तुमने एक कंसेंट्रेशन के रेफरेंस में लिखा है, और कंसेंट्रेशन हम मेजर करते हैं कहां पर? लिक्विड फेज में। कहां पे मेजर करते हैं? लिक्विड फेज पे। अब मान लो कि हमारी जो रिएक्शन है वो गैसियस फेज में। किस फेज में? गैसियस फेज में। ये जो बेटा आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव किया है मैथमेटिकली, ये किसके लिए किया है? इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट किया है। एंड कंसेंट्रेशन ऑलवेज डिटरमाइंड इन लिक्विड फेज या सोल्यूशन फेज, एक्वस फेज, एनी फेज। बट अगर हम ये लेट करें कि हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हैं? गैसियस फेज में। किस फेज में? गैसियस फेज। इफ it is considered
द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फेज। अगर हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फेज में है तो क्या होगा, दे बिल्ड पार्शियल प्रेशर। क्या बिल्ड करेंगे, पार्शियल प्रेशर। और ऐसी केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, अब उसे हम कंसंट्रेशन के रेफरेंस में डिफाइन ना करके किस रेशियो में करेंगे, रेफरेंस में, पार्शियल प्रेशर के रेफरेंस में। तो केपी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर इज रेज्ड बाय स्टोइचियोमेट्री, सॉरी, तो केपी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, केपी हो जाएगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पावर रेज्ड बाय स्टोइचियोमेट्री अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये हो जाएगा, दिस इज, ये जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिख रहा है, चाहे वो पीपी हो, ये क्या है यहां पर, पीपी को पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ पी, और इसको पढ़ते हैं बेटा यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू। ऑफ क्यू। इसी तरह ये दोनों क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी है। बट क्वेश्चन ये है पार्शियल प्रेशर फाइंड कैसे करें, तो इसके लिए बेटा हमें यूज करना होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, बाय आइडियल गैस इक्वेशन। क्या यूज करेंगे हम, आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये फॉर्मूला होता है, सभी को मालूम होगा। तो यहां से P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N/V/RT। ये हो जाएगा N/V को हम कहते हैं बेटा कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा CRT। ये हो गया हमारे पास। अब अगर हमें, ये क्या है यहां पर, टोटल प्रेशर है ऑफ द गैसियस मिक्सचर, ये टोटल प्रेशर है किसका, गैसियस मिक्सचर का। किसका, गैसियस मिक्सचर का। अब अगर हमें फाइंड करना है क्या यहां पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। मान लो तुम्हें रिएक्टेंट ए का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है, तो क्या लोगे आप, कंसंट्रेशन आप किसकी लेंगे, ए की लेंगे, ART। अगर हमें बी का फाइंड करना है तो क्या लेना होगा, BRT। अगर हमें प्रोडक्ट पी का लिखना है तो क्या लोगे यहां पर आप, PRT। और अगर हमें क्यू का लेना है तो क्या लेंगे हम, QRT। ये बेटा हो गया रिलेशन नंबर, ये 4 है, और ये हो गया रिलेशन नंबर 5। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन गैसेस मिक्सचर आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां पर, मेरी बात गौर से सुनिएगा सभी लोग। ये हमने क्वेश्चन मानी थी, केस 1 में हमने ये लेट किया था कि रिएक्टेंट ए एंड बी एंड प्रोडक्ट पी एंड क्यू वर इन सॉल्यूशन स्टेट या लिक्विड स्टेट, एंड नाउ वी कंसीडर द रिएक्टेंट ए एंड बी एंड प्रोडक्ट पी एंड क्यू आर गैसियस। तो अगर ये गैसियस है तो ये जिस भी कंटेनर में प्रोसीड हो रहे होंगे या प्रोसेस हो रहे होंगे, ये उस कंटेनर की वॉल पर एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे होंगे। कोई भी कंपोनेंट जो भी प्रेशर बेटा बिल्डअप करता है वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। और अगर हम पार्शियल प्रेशर के रेफरेंस में जाते हैं यहां पर, तो उस केस में केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जिस तरह केसी का एक्सप्रेशन क्या लिख रहे थे आप, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसी तरह केपी का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पी इंटू क्यू अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। ये तरीका होता है बेटा यहाँ पर केपी को डिराइव करने का। पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे वो आपके सामने है इसमें, यहाँ पर ये तरीका है पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करने का।
अब हम इक्वेशन 5 से सारी वैल्यूज 4 में पुट करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, बाई इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 4। ये क्या बन जाएगा रिलेशन, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ P की जगह क्या लिखोगे आप, PRT, और पूरे की पावर क्या थी, स्मॉल p। पार्शियल प्रेशर ऑफ Q की जगह क्या लिखोगे, QRT, पूरे की पावर Q थी, अपॉन ART, पावर क्या होगी, A। B, ये हो जाएगा। आगे क्या करेंगे इसको बेटा हम, आप देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P की पावर P इंटू Q की पावर Q अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B। यहां पर RT की पावर P है और ये RT की पावर Q है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा RT की पावर P प्लस Q, जिसको हम मान लेते हैं मोल ऑफ प्रोडक्ट NP, और नीचे होगा RT की पावर A प्लस B, ये हो गया मोल ऑफ रिएक्टेंट R। तो यहां से Kp क्या हो जाएगा बेटा, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, Kc, जो कि अभी आपने कुछ देर पहले डिराइव किया है। तो Kp किसके इक्वल हो गया, Kc, और ये क्या हो जाएगा यहां पर RT की पावर NP माइनस NR, जिसे हम कहते हैं डेल्टा N। डेल्टा N क्या बोलते हैं, डेल्टा N। डेल्टा N क्या होता है, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से बेटा हम Kp Kc के बीच में एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं। यहां से तीन चीजें पता होनी बहुत जरूरी है आपको। पहली क्या है, ये रिलेशन है हमारा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N। केस 1 हम यहां से लेते हैं। केस 1 क्या है, अगर डेल्टा N क्या हो जाए यहां पर 0, अगर डेल्टा N 0 है तो Kp इज इक्वल टू Kc, पहला पॉइंट। केस नंबर 2, इफ डेल्टा N इज मोर देन 0 देन क्या हो जाएगा यहां पर, Kp इज ऑल्सो मोर देन Kc। और केस नंबर 3, अगर डेल्टा N लेस देन 0 है सो Kp इज नाउ लेस देन Kc। ये रिलेशन है Kp Kc के बीच में। इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे ढेर सारे, ठीक है, इस पर आपको खूब न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है, आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। क्या लिखा था बेटा, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो कंसेंट्रेशन की यूनिट बेटा होती है मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो लीटर और सेकेंड ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यहां पर, नंबर 1 यूनिट्स। इसके बाद रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, रेट कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर टू द पावर 1 माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट इंटू सेकेंड इनवर्स। NR क्या है, टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। तीसरे नंबर पे बेटा बात करते हैं यूनिट ऑफ Kc। व्हाट इज Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। तो Kc की यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। फोर्थ पॉइंट, Kp की यूनिट क्या होगी बेटा यहां पर, एटमॉस्फेयर टू द पावर। अब क्वेश्चन ये एटमॉस्फेयर क्यों आ गया, तो मैंने बेटा बताया ना, Kp का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये तब अप्लाई होता है जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फेस में हो या गैसियस बिहेवियर शो कर रहे हो,
ठीक है। तो अगर वो गैसेस हैं और गैसेस बिहेवियर शो कर रहे हैं तो ऐसी केस में उनकी जो एसआई यूनिट एटमॉस्फेयर है हम वो कंसिडर करेंगे। ये ध्यान रखना सभी चीजों को। यहां पर दो बातें आपको और पता होनी चाहिए। पहला, reaction is fast in liquid and gaseous state and in slow in solid state। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर रिएक्टेंट, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सॉलिड देन concentration at equilibrium is considered 1 molar and partial pressure of reactant is also considered 1 atmosphere। ये सभी लोग को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रिएक्शन में सॉलिड स्टेट में है तो उसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम या उसका पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम विल बी कंसीडर्ड एट 1। इतनी चीजें आपको बेटा मालूम होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी है ये सभी मॉलिक्यूलर या केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस, उनके टाइप्स, फिर इक्विलिब्रियम, फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम जिसे हम केमिकल भी कहते हैं, देन आयनिक, इतनी चीज मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको समझाया कि केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी कंडीशंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहां पर ये बिल्डअप होगी, कहां ये बिल्डअप नहीं होगी। मैंने आपको इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताए। जब मैंने आपको बताया कि केमिकल जो इक्विलिब्रियम होती है इट ऑलवेज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट बट अफेक्टेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन है कैसे, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल इनपुट की जरूरत थी जो कि मैंने आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके समझाया। बट जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा मोस्ट ऑफ रिएक्शन इज कैरिंग आइदर इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन लिक्विड और सॉल्यूशन सो देयर अमाउंट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन में ले रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम मेजर्ड होगी वो भी कंसंट्रेशन टर्म्स में ही होगी, जिसे हम केसी कहते हैं। बट अगर यही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फेज में है या गैसियस स्टेट में है या गैस है तो जो भी कंसंट्रेशन चेंज बेटा होगी वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होगी। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 बाइंड अप करता हूं। आई होप मेरी बात सबको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।